बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। और एक चीज़ जो मैं हर रोज़ ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, मुझे तो लगता है ये लॉकडाउन में नरमी जो है हमें मुश्किल हालात की तरफ लेकर जा रही है। और एक्चुअली ऐसा हो रहा है क्योंकि तादाद बढ़ती जा रही है कोरोना के मरीज़ों की, और लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं समझ रहे हैं। एक आम रवैया, एक आम तासुर जो लोगों का देखने में आ रहा है वो ये है कि अगर लॉकडाउन में नरमी की गई है तो एज सच ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। खुदारा एक चीज़ को समझिए, पूरी दुनिया की मिसाल हमारे सामने है। पूरी दुनिया ने लॉकडाउन करके ही इस वबा पर काबू पाया है। और अगर लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, माह मुबारक की आमद के पेश नज़र की जा रही है, वो ताजिर, वो दुकानदार, वो दिहाड़ीदार जो कि परेशान थे 2 वक्त की रोटी के लिए, उनकी वजह से ये नरमी की जा रही है। लेकिन लोगों के रवैये मेरी समझ से बाहर हैं। और अगर आप चाहते हैं हालात बेहतरी की तरफ जाएं तो प्लीज़ 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 इस लॉकडाउन की नरमी से फ़ायदा मत उठाएं। तभी घरों से निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली का ख्याल भी तभी रख सकेंगे और तभी आप इस वबा से महफूज रह सकेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल टुडेज़ वेदर में। जी, तो जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए मौसम कैसा रहेगा आज? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान खुश्क रहने का इम्कान है। और महकमे मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि अगर अप्रैल की बात की जाए तो अप्रैल का पूरे महीने में आगे जो आने वाले रोज़ हैं उनमें भी जो है वह दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा और इससे ज़्यादा बढ़ने का इम्कान नहीं है। और मई के महीने में बताया जा रहा है कि मई के महीने में जो है वह दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होगा। और अगर आज सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। और सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 53% रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज मौसम सारा दिन खुश्क रहने का इम्कान है और शाम के वक्त अगर हवा में नमी के तनासब की बात की तो शाम के वक्त 30 से 32% जो है हवा में नमी का तनासब जो है वह रहने का इम्कान। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जुम्मे के रोज़ भी जो है वह शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा। जी ठीक है जुनेद, थैंक यू सो मच। आप मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, माल का हाल। जी, तो माल का हाल आपने जान लिया। बढ़ेंगे आगे टॉप स्टोरीज की जानिब। लीड स्टोरी क्या है आज डेली सिटी 42 की? 173 नाके खत्म, कई इलाकों में लॉकडाउन बेसूद, बाजारों में गहमा गहमी, बाज मकामात पर ट्रैफिक जैम। रमजान और बारी के लिए पुलिस का सिक्योरिटी प्लान बन गया, शहर की मसाजिद 3 कैटेगरीज में तकसीम। पंजाब हुकूमत को बजट की तैयारी में मुश्किलात का सामना, तरक्याती फंड में 10% कटौती की तजवीज़। जी नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज जान ली, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम अना। क्या हाल चाल है आपका? अना मैं ठीक ठाक, और दुआ करूँगा कि आप सब भी जो हैं और नाजरीन जो हैं वो भी इस वबा से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। मेरे ख्याल से इस वक्त इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। जब हम देख रहे हैं हर तरफ एक अफरा तफरी की सूरत हाल है, तो बार बार लोगों को यही कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, आगे माह मुबारक की आमद है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक स्पेशल मौका है, रहमतों का महीना है और इस महीने का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर हमें अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए और उसके साथ साथ इस वबा से जो छुटकारे के लिए इससे निजात के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए इसी माह रमज़ान में। और उम्मीद है कि माह रमज़ान में अल्लाह पाक जो है वो करीब होकर हमारी दुआएं सुनेंगे और हमें इससे निजात मिलेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। पहली स्टोरी की तरफ जाते हैं। पहली स्टोरी हमारे पास है 173 नाके खत्म, कई इलाकों में लॉकडाउन बेसूद है। नाके कल से ही मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पे, फिरोजपुर रूट पे ही आपने 2-3 मकामात से नाके खत्म कर दिए, लॉकडाउन में नरमी की है।
अब वो जो गहमा गहमी है, और इससे रिलेट किया जा रहा था कि अगर लॉकडाउन में नरमी की जाएगी तो एसओपी बनाए जाएंगे, कहाँ है वो एसओपी? अना देखिए, यही चीज़ है जो एक अलार्मिंग कंडीशन पैदा कर रही है। और ये कंडीशन ये है कि आप देखें, जब लॉकडाउन का आगाज़ किया गया 21 मार्च को, जब ये नोटिफिकेशन किया गया था, तो उसके बाद लाहौर में इन्फोर्समेंट के लिए 229 नाके जो हैं वो लगाए गए थे, जहाँ पे पाक फौज भी आपको नज़र आती थी, रेंजर्स भी आपको नज़र आती थी, पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस भी, और धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ हो रही थी। और इसी दौरान जो है वो आप देखिए 1 लाख से ज़ायद गाड़ियों को रोका गया, चेक किया गया, उनसे वजह पूछी गई, कई गाड़ियों जो है उनके चालान किए गए, उनको बंद किया गया थानों में। इस तरह की कार्रवाइयाँ जो होती हुई नजर आई, और हमें और लोग खौफजदा थे बिल्कुल। हमें जो अगर लॉकडाउन में देखें आप 21 मार्च से अगर आप अगले 10 रोज देखें तो उसमें हमें सड़कें जो थी वहाँ पे 80% या 70% के करीब गाड़ियाँ जो थी वो गैर ज़रूरी हमें सफ़र करती हुई नहीं नज़र आती थी। 30% के करीब गाड़ियाँ होती थी, और उस वजह से लोग जो थे वो घरों में महफूज थे। और अगर आप उसमें जो डाटा अपना उठा के देखें जहाँ पे लोगों के मरीजों की तादाद बढ़ रही थी, तो इन 10 दिनों के दौरान वो डाटा काफ़ी कंट्रोल में रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो हुकूमत की तरफ से नरमी का एक नोटिफिकेशन किया गया, मुख्तलिफ जो सनतें खोल दी गई, मुख्तलिफ कारोबारी हजरात को इजाज़त दी गई कि वो अपनी जो कारोबार है उसको जारी रख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर लॉकडाउन में नरमी की जा रही है तो कुछ SOPs होंगे, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हैं, बिल्कुल वो SOPs मौजूद नहीं है। और उसकी जो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हमें स्टेट की रेट जो है वो किसी जगह भी जो है वो कल तो बिल्कुल नजर नहीं है। आप सड़कों के ऊपर ट्रैफिक की बात कर रही हैं, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का आप कोई भी कारोबारी मराकज देख ले, वहां पे आपको रश नजर आएगा। मैंने कल शालम मार्केट के मनाजिर देखे हैं, मतलब वहां पर अगर इस तरह से रश होगा, ये लॉकडाउन में सूरत हाल है। बिल्कुल, ये लॉकडाउन में सूरत हाल है, और यहाँ पे हुकूमत की हमें रेट बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और अगर हम बात करें जिन लोगों ने हुकूमत के रेट के ऊपर अमल दरामद करना है पुलिस से, तो पुलिस का ये कहना है कि जब आपने लोगों को इजाज़त दे दी कि आप घरों से बाहर निकल आए, देखिए जब पहले लॉकडाउन था, मुकम्मल लॉकडाउन था, उसमें कोई कारोबार नहीं चल रहा था, मुख्तलिफ जो जिसमें ग्रॉसरी की शॉप्स थी, जिसमें मेडिकल स्टोर थे, दूध दही की दुकानें थी, ऐसी शॉप्स को जो इजाज़त दी गई थी वो खुल रही थी। वो आपको पता है कि गिनी चुनी दुकानें हैं, और इसी वजह से बहुत कम लोग जो थे वो घरों से बाहर निकलते थे। लेकिन अब आपने 52 के करीब जो है वो कारोबारी मराकज़ और उसके साथ साथ जो सनतें हैं उनको आपने खोलने की इजाजत दी। अच्छा इरफान, आपने बात की 52 के करीब, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जब नरमी बरती गई तो इस पे ये क्या हुआ कि लोगों ने देखो देखी जो है ना वो ये करना शुरू कर दिया कि अच्छा उन्होंने अपनी दुकान खोली है, पहले आपने हाफ शटर खोल के अपनी कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी। अब लोग जो है इतने ना डर हो गए हैं कि एक दूसरे को देखो देखी वो कह रहे हैं कि अच्छा जी उन्होंने भी दुकान खोली, उन्होंने भी दुकान खोली है। जिनको इजाजत नहीं भी दी गई है वो भी अपनी शॉप्स खोल के बैठ गए हैं, और कोई SOP कहीं पर कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें दूसरा फैक्टर भी देखना चाहिए। आप देखें आज 31वां रोज है लॉकडाउन का, अगर 21 मार्च से बात की जाए तो उसके बाद आप देखें कि अब तक जो है वो आज 31वां रोज बनता है। इस 31 दिन के अंदर जो लोग कारोबार नहीं कर रहे थे, जो दिहाड़ीदार लोग थे, ऐसे लोग देखिए जो सैलरी पर्सन है उसको तो पता है कि मेरी 30 दिन बाद सैलरी जो है वो आ जानी है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी है, उसको कैश मिल जाना है, उसका जो सर्कल चल जाएगा। लेकिन जो कारोबार करने वाले लोग हैं जिन्होंने रोज कमाना है, रोज खाना है, वो हमारे शहर की अगर हम बात की जाए तो 70% के करीब लोग बनते हैं जिन्होंने डेली कमाना है तो डेली खाना है। हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं सोचा गया, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए उसके कोई इकदाम नहीं किए गए, और उसका नतीजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि लोग जो हैं वो अब तंग आकर, अपने हालात से तंग आकर, हालात से लड़ते हुए वो बाहर निकल आए हैं, इस खौफ को जो पसे पुश डालते हुए कि उन्हें ये वायरस जो है वो लग सकता है, वो इसका शिकार हो सकते हैं। क्योंकि देखें कि अगर आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो ये सूरत हाल डेफिनेटली पैदा होगी। हमारे यहाँ पे जो एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू किया गया वो 31 पॉइंट थे लाहौर के अंदर, और उनके ऊपर भी आप देखें कि किस तरह रश लगा होता था। कई लोगों को पैसे मिल रहे हैं, कई लोगों को पैसे नहीं भी मिल रहे, लेकिन वो 70% जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें वो सफ़ेद पोश तबका भी है जो ना तो किसी के आगे हाथ झुकाएगा फैलाएगा,
और ना वो किसी जगह के ऊपर SMS करके कहेगा कि हमें पैसे दें, तो फिर उनके लिए यही होगी आखिरी उम्मीद कि वो घरों से खुद निकले, खुद आप कमाएं। बिल्कुल बिलाशुबा ठीक कह रहे हैं। अब उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो कि जिन्होंने पूरा महीना घर बैठ के खाया और अब उनके पास कुछ नहीं है, सफेद पोश लोग हैं, किसके पास जाएं, किसको कहें कि उनकी मदद करें, जबकि हुकूमत हम देख रहे हैं गरीबों की, दिहाड़ीदारों की किस कदर मदद कर पा रही है। अभी तो पूरी तरह रात उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर किस तरह से सफेद पोश लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन पूरी दुनिया की मिसाल हमारे सामने है। मुझे अब जो है ना वो डर लग रहा है कि हम अगर लॉकडाउन से बाहर की तरफ आ रहे हैं, हमारा पीक टाइम भी अभी स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे लिए मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास मिसाल है जिन ममालिक ने काबू पाया है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन और डिस्टेंस रख के पाया है। देखिए उसमें बात वही है कि तमाम पूरी दुनिया के अंदर हमने उसकी जो एग्जाम्पल्स देखी, इसको लॉकडाउन के अंदर उन्होंने सख्ती की, लाखों रुपए जो फाइन किए जा रहे हैं, जो लोग गैर जरूरी बाहर निकलेंगे। मैं UK की अगर बात करें, वहाँ पे 1000 पाउंड जो फाइन है, इसी तरह मिडिल ईस्ट के अंदर वहाँ पे 1000 रियाल जो है वो फाइन है। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए जहाँ पे अगर आपने लॉकडाउन में सख्ती करनी है, वहाँ पे आपने दूसरा जो पहलू है उसको भी देखना है कि ऐसे लोगों को आपने फैसिलिटेट करना है, ऐसे लोगों को आपने राशन पहुँचाना है। अब आप देखें कि लाहौर के अंदर 37 जो पॉइंट्स हैं जहां पे जिन इलाकों को सील किया गया है और वहां पे कोरोना पेशेंट हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब उन पूरे इलाके को आपने सील कर दिया, उस गली से कोई बाहर नहीं आ सकता, उस गली के अंदर कोई नहीं जा सकता। वहां पे जो लोग आप लोगों ने क्वारंटाइन किए हैं हुकूमत ने, उनको क्या आपने फैसिलिटी जो है वो दे रही हैं? उसमें राशन का कहा जा रहा है कि हम राशन दे रहे हैं। हम एक तरफ देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोटलखपत जेल में थे, तो उनके लिए जो डाइट प्लान बनता था उसमें खुश्क मेवाजात भी थे, उसमें जूसेस भी थे, उसमें मुख्तलिफ जो किस्म की जो उनको डाइट प्लान, उसमें फिश भी थी, चिकन भी था, बीफ भी था, मटन भी था, ये सारी चीज़ें उन्हें दी जाती थी। एक तरफ आप वो गरीब लोग जिन लोगों को आपने गलियां बंद करके उनको रखा हुआ है, वहां पे आप राशन क्या दे रहे हैं? वहां पे एक 10 किलो का आटे का थैला, उसके साथ 2 किलो चावल, 1-1 किलो 3 दालें जो हैं वो दी जा रही हैं, और पत्ती का एक पैकेट और दूध का एक डब्बा। अब मुझे बताएं, अगर एक घर के अंदर 6 लोग कितने दिन इस्तेमाल कर लेंगे? और उसके साथ वो 6 लोग अगर एक घर में हों तो वहां पे बच्चे भी होंगे। क्या बच्चे दूध नहीं पिएंगे? बच्चों को गोश्त नहीं चाहिए, उनको ग़िज़ाई किल्लत हो रही है, उसकी तरफ कोई फोकस नहीं कर रहा। हमारा यहाँ पे असल में अलमिया ये है कि हम दूसरे ममालिक की कॉपी तो हम करने की कोशिश करते हैं कि हम लॉकडाउन कर लेंगे तो लॉकडाउन करके हम इकदाम करेंगे, लेकिन एक साथ साथ हमें अपनी मईशत का भी खतरा है। अब हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस हैं, या मईशत बचा ले या लोगों को बचा ले। इसके लिए हमें जो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कुर्बानियां इस तरह की होंगी कि हम अगर लॉकडाउन करते हैं तो हमें उन लोगों का ख्याल भी रखना होगा, उन लोगों को बीमारी से बचाना है तो उनको ग़िज़ाई किल्लत से भी हमने बचाना है, जो कि हम करने में अभी तक बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। आराम से बैठने का वक्त नहीं है, मुकम्मल तौर पर ग्राउंड पर आकर ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना है, लोगों की मदद भी करनी है, मस्जिद को भी बचाना है, लोगों को बचाना है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अभी एक अहम ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, नाके खत्म किए गए हैं, लोगों के रवैये तब्दील हुए हैं, कारोबारी सरगर्मियां बहाल करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ मैं जो लोगों के रवैयों में तब्दीली देख रही हूँ कि लोग रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं, उनको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। एक ही घर में 10 अफराद कोरोना का शिकार हैं। अटारी सरोबा का ये इलाका है। शहर में मुतासिर मरीज 772 हो गए हैं। अब तादाद भी बढ़ती चली जा रही है और हम देख रहे हैं, जैसे कि इरफान ने भी जिक्र किया, कि मुख्तलिफ इलाके भी अब सील किए जा रहे हैं। अब हम मुश्किल के वक्त में आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से पीक टाइम की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं और अब हमारे लिए मजीद मुश्किलात जो हैं बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल अन्ना, ये ऐसा होगा। और आप सूरत हाल देखें कि मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि हमने जो लॉकडाउन जब शुरू किया था तो उसके पहले 10 रोज़ हमारे पास जो पेशेंट थे उनकी तादाद कम थी, लेकिन उसके बाद जूं हमने नरमी बरती, जूं हमने लोगों को रिलैक्सेशन दी कि वो कारोबार कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, नाके ख़त्म करने शुरू किए, तो उसके बाद जो सूरत हाल जो है वो अलार्मिंग होनी शुरू हो चुकी है। जहाँ पे पेशेंट बढ़ रहे हैं वहाँ पे डेथ टोल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जो डेथ टोल है वो 2.1 है। जब ये स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे ये केसेस आने शुरू हुए थे तो हमारे पास 1% केसेस जो थे वो रिपोर्ट हो रहे थे। पूरी जो जितने लोग पेशेंट थे उसमें से 1% जो थे उनकी डेथ हो रही थी, और उसमें भी कहा जा रहा था कि वो लोग जो हैं वो अगर 60 साल से या 65 साल से अबव हैं तो मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हो रही है। लेकिन अब सूरत हाल चेंज होती जा रही है।
अब आप देखें 2.1 पे चला गया रेशो इसकी डेथ टोल की, और उसके साथ साथ जो ये कहा जा रहा था कि शायद 65 साल से ज़्यादा अबव जो लोग हैं उनमें ज़्यादा ये इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अब तो 32 साल की एक खातून जो मियो हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हुई थी उसकी एग्जाम्पल भी हमारे सामने है कि अब वो 32 साल की लड़की थी जो कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये सूरत हाल जो है इसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। हुकूमत की तरफ से अगर नरमी का ऐलान किया गया है तो शहरियों को भी अपने आप जो है वो इन चीजों का ख्याल करना चाहिए, इन चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने अगर इसके ऊपर लॉकडाउन में नरमी की है तो ये हुकूमत की गलती है, शहरी बाहर निकल रहे हैं तो उनकी गलती है। ये दोनों की तरफ से जहां पे एक और फिर अगर मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया जाता है, आगे माह मुबारक की आमद है, आपको अपने घरों में ऑब्वियसली सबने रोजे रखने हैं, खरीदारी के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, फिर लोग दुहाई देंगे। अभी शहरी में दूध दही की दुकानें और तंदूर खोलने का फैसला किया गया है और शटर डाउन करके कारोबार की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से ऐसा कहा गया है। अब अगर ये रिलैक्सेशन दी जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि ये दुकानें खुली रहेंगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूं कि लोग इसका भी नाजायज फायदा उठाएंगे। आपको खाने पीने की दुकानें शटर डाउन करके मिलेंगी और उस पर कार्रवाई भी कोई नहीं होगी। बिल्कुल ना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप शहर में बहुत सी ऐसी दुकानों को हम खुद जो पर्सनली विजिट करते हैं उनमें देखते हैं कि जो शॉप्स थी जो सिर्फ उसके लिए सिगरेट शॉप्स थी उन्होंने जनरल स्टोर लिखना शुरू कर दिया, जो कोल्ड ड्रिंक के लिए थी उन्होंने भी आगे जनरल स्टोर लिखना शुरू कर दिया। जनरल स्टोर के नाम से अब वो दुकानें जो हैं वो खोली जा रही हैं, लेकिन कारोबार उनका बैक एंड पे कुछ और है। यही सूरत हाल हमें बाकी जगहों पे नजर आ रही है। कल जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये फैसला किया गया कि जो शटर डाउन करके जो लोग कारोबार कर रहे हैं, अब आप शालम मार्केट में या आप सुआ बाजार में जाके देखें तो रंग महल में तो पूरे इलाके में आपको लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो सड़कों के ऊपर नजर आती है। वो लोग कारोबार कर रहे हैं लेकिन वो मजबूरी की हालत में भी कर रहे हैं। अगर यही लोगों को आप परमिशन दें और इस चीज के ऊपर जो है वो जो उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं कि ये तमाम लोग जो अगर कारोबार करेंगे, जो इससे पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जिन लोगों को आपने परमिशन दी उन लोगों को आप कहें कि सेफ्टी मेजर जो नहीं लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उनकी दुकानें परमानेंट चाहे सील कर दें। जो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, एसओपीज के ऊपर हैंड सैनिटाइजर नहीं रखे, मास्क नहीं रखे, ग्लव्स नहीं यूज कर रहे, उन लोगों को परमानेंट सील करते हैं आप। लेकिन उसके साथ साथ लोगों को जो है वो गाइड करें, लोगों को एजुकेट करें। मुझे सिर्फ ये बता दें, डू यू थिंक कि अगर आपने ये एसओपी बनाए हैं तो फिर इन पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार जिनकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी वो सहरी और अफ्तारी के टाइम पे घरों से बाहर निकलेंगे? यहाँ पर तो हम देखते हैं आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं नजर नहीं आते, आपकी हुकूमत रेट कहीं नजर नहीं आती है कि आप जखीरा अंदोजों को काबू कर लें, आप अपनी रेट लिस्ट पे जो है वो अमल दरामद करा लें। कौन लोग निकलेंगे बाहर सहरी के टाइम? कौन लोग ये देखेंगे? अगर होगा भी तो वो हम आम कार्रवाइयां जो देखते हैं वक्ती तौर पर एक दो जगह पे कर दी, आपने फोटोशूट करा लिया और उसके बाद फिर हालात वैसे के वैसे। बिल्कुल है ना, ये बात वाकई बिल्कुल ठीक है कि हमें जो एसओपीज बना दिए जाते हैं, ऑर्डर दे दिए जाते हैं अफसरान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से अहकाम दिए जाते हैं कि हमने ये एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे वो चीजें जो हैं वो हमें होती हुई नजर आती है। सब अच्छा की जाती है, रिपोर्ट सब अच्छा की जाती है, उसमें बताया जाता है हमने इतनी दुकान शॉप चेक की, हमने इतनी जो थी उनके खिलाफ कार्रवाई की, इतने लोगों को वार्निंग दी, लेकिन होता वो यही है कि वो घर पे बैठ के ऑफिस में बैठ के वो सारी चीजें रिपोर्ट की जा रही होती है। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह बाकी कार्रवाइयों के नतीजे हमें नजर आते हैं वही होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज की जा रही है। तरावी की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी ऐप तैयार की जा रही है। मसाजिद में गुंजाइश से ज्यादा अफराद का दाखिला ममनू होगा, इस चीज को इंश्योर कर पाएंगे? और अना देखें, इसमें एक और चीज़ है कि माह रमज़ान आ रहा है, उलमा कराम से मीटिंग हुई और उसमें ये फैसला किया गया कि तरावी के लिए जो 6 फीट का फासला होगा हर नमाजी के दरमियान उसको जो है वो लाजमी करार दिया जाएगा। जो उसके साथ साथ टनल लगाई जाएगी, 20 नकाती एक एजेंडा है, उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई और उस पर इत्तफाक हुआ कि ये हुकूमत का जो 20 नकाती एजेंडा है इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा और फिर जो नमाजी हैं वो तरावी के लिए आ सकेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने तमाम मसाजिद, अब देखें लाहौर के अंदर 4500 के करीब जो है मसाजिद हैं, उन तमाम मसाजिद को आपने मॉनिटर करना है, उन तमाम मसाजिद को उस पर इम्प्लीमेंट करवाना है, उन तमाम मसाजिद में आपने इन्फोर्समेंट करवा कर वहाँ पे लोगों को जो SOPs हैं, जो 20 नकाती एजेंडा है
उसके ऊपर अमल दरामद करवाना, ये एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान होगा। और ये एक उस पे इनके चेक एंड बैलेंस के ऊपर देखा जाएगा कि वाकई ये चेक एंड बैलेंस जो है वो रख सकते हैं कि नहीं। इसके लिए जो ऐप बनाई गई है, इस ऐप में ये होगा कि आप तमाम जो लोग उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी तमाम मसाजिद में। वो मसाजिद में लोग खड़े होंगे, वहाँ पे बताएंगे कि इतने लोग काउंट, उसका मेजरमेंट किए जाएंगे, वहाँ पे निशानात लगाए जाएंगे, सफ़े उठा दी जाएंगी, वहाँ पे निशानात लगाए जाएंगे कि यहाँ पे जो नमाजी हैं वो खड़े हो सकते हैं। जैसे हम शॉप्स के बाहर हम देखते थे कि वो सर्कल लगा दिया जाता था, इसी तरह के सर्कल जो हैं वो अब मसाजिद के अंदर लगाए जाएंगे। आज से ये इसका काम जो है वो कल से इसका काम जो है वो शुरू हो चुका है और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट होना हमें नजर आना शुरू हो गया है। लेकिन असल चीज ये है कि क्या आप तमाम लोगों को मसाजिद में आने से रोक पाएंगे? अब देखें, एक मस्जिद के अंदर जहां पे अगर 500 लोग आ सकते थे, तो अब अगर उसमें आप 150 लोगों को लाएंगे तो बाकी 350 लोग क्या करेंगे? उन लोगों को आप क्या रोक पाएंगे? मस्जिद में रोकना किसी को ये एक बहुत बड़ा जो है वो पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने इजाजत दे दी तो आप किस तरह किसी मुसलमान को कह सकते हैं कि किसी मुसलमान को कह सकते हैं कि वो मस्जिद के अंदर ना जाए। इसके लिए आप हुकूमत को अपनी रिट मनवानी पड़ेगी। अगर ये नहीं मनवाएंगे तो ये मसाजिद के अंदर कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भी यही कहा गया है कि अगर माह रमजान में कोरोना के ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जाता तो उसके बाद हम मसाजिद जो हैं उनको सील करना शुरू करेंगे। इसी वजह से ये ऐप जो है, ये कमिश्नर लाहौर की तरफ से इसके बारे में बताया गया कि ये ऐप रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी और उसमें SOPs जो हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, ये एक सवालिया निशान है और उसको देखना पड़ेगा कि वाकई हुकूमत अपनी रेट मनवाने में कामयाब होती है कि ठीक है, बिल्कुल हम हुकूमत रेट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जरूर ये बात कहूंगी कि हम आम रूटीन जैसे कि इरफान देखते थे कि आप बच्चों को नमाज तरावी के लिए साथ लेके जा रहे हैं, नमाज के अदायगी के लिए लेके जा रहे हैं, जरूर जाएं, लेकिन जितना आप महदूद रह सकते हैं बच्चों को घर में रखिए, बुजुर्गों को घर में रखें। देखिए वो 20 निकाती जो एजेंडा है उसमें अंदर ये चीजें शामिल हैं कि आप बच्चों को मसाजिद में नहीं लेके आएंगे, 65 साल से अबव जो है वो मसाजिद में नहीं आ सकेंगे, उनके लिए बैन होगा और सिर्फ जो जवान लोग हैं वो उनको मसाजिद में आने की इजाजत दी जाएगी। हमारी सोच ये ना, हम कहते हैं अच्छा रिलैक्सेशन दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आप जा सकते हैं, तो भाई सभी जा सकते हैं। तो इस चीज को आपने इंश्योर कराना है। जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी की जा रही है, आप लोगों की खातिर की जा रही है, तो इन हालात को कंट्रोल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ऑब्वियसली हर मुसलमान चाहता है कि माह मुबारक में वो तरावी नमाज मसाजिद में जाके अदा करे, तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। हुकूमती इक़दामात, आपका ताउन, उसके बगैर जो है हम इन हालात को बेहतर नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्लान पे बात करेंगे, मसाजिद का सिक्योरिटी प्लान क्या तरतीब दिया गया है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और अगली खबर हमारे पास क्या है कि माह मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी प्लान बन चुका है। शहर की मसाजिद 3 कैटेगरीज में तकसीम की गई हैं। इरफान, सबसे पहले मैं सिक्योरिटी प्लान पे आपसे बात करना चाहूंगी। ये 3 कैटेगरीज में मसाजिद जो हैं वो बनाई गई हैं, आप ही की स्टोरी है, इसकी डिटेल्स बताइएगा। अच्छा अना, इसमें देखें कि पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी प्लान जो हर दफ़ा हर माह रमज़ान में बनाया जाता है मसाजिद को सिक्योर करने के लिए, वहाँ पे वॉक थ्रू गेट लगाए जाते हैं, वहाँ पे नफरी लगाई जाती है और इसीलिए जो इन 4500 जो मसाजिद हैं इनको डिवाइड किया जाता है ABC और कैटेगरी के अंदर। A कैटेगरी को सबसे ज़्यादा हसास जो है कंसीडर किया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है वो B कैटेगरी आती है जो उससे कदरे कम उसको हसास कंसीडर किया जाता है। इसी तरह C कैटेगरी जो है इसको मामूल के मुताबिक लिया जाता है। अब इन मसाजिद को जो है वो सिक्योर करना, इसके साथ साथ अब इस दफ़ा पुलिस के लिए 2 मसाइल हैं, जहाँ पे एक तरफ जो है वो आपने पुलिस ने इनको सिक्योर करना है, दूसरी तरफ कोरोना से महफूज करना है। कोरोना से महफूज किस तरह करना है, अपने आप का भी ख्याल करना है। 2 चीज़ें होंगी इसमें, सिक्योरिटी और उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट। 2 ये चीज़ें होंगी क्योंकि दोनों की हेड जो है वो पुलिस होगी। इन्फोर्समेंट की जो हेड है वो भी पुलिस होगी और उसके साथ साथ सिक्योरिटी तो डेफिनेटली पुलिस ने करनी ही करनी है। इन्फोर्समेंट के लिए अब क्या किया जा रहा है, इन्फोर्समेंट के लिए कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं जिसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, जिसमें लोकल गवर्नमेंट होगी, जिसमें अमन कमेटियां होंगी और पुलिस होगी। ये 4 जो हैं लोग जो मिलकर किसी भी मस्जिद को जो है इसमें इन्फोर्समेंट के लिए वहाँ पे अमल दरामद करेंगे। इसमें अब मसाजिद के जो उल्मा के साथ साथ जो इमाम मस्जिद है उनको और मोहल्ले में जो असर रसूख रखने वाले लोग या मोअज़्ज़िज़ अफराद जिन्हें कहा जाता है उनको भी शामिल किया जाएगा। और इन्फोर्समेंट के लिए जो हम पहले बात कर रहे थे
कि सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा। हुकूमत के जो 20 नकाती एजेंडा है जो उलमा के साथ, जिसके ऊपर जो इत्तेफाक हुआ कि ये 20 निकात जो हैं इनको अमल दरामद करवाया जाएगा। मसाजिद के अंदर बूढ़ों को नहीं लेके आया जाएगा, बच्चों को नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे जो सैनिटाइज़र और उस तरह जो मास्क जो हर लोग शख्स जो पहन के नमाजी जो है वो मस्जिद में आएगा। ये तमाम चीज़ें चेक करने के लिए आपने ये कमेटी तश्कील दी गई है और इस कमेटी का हेड पुलिस होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें किस लिए रखा गया? रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसलिए रखा गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर किसी जगह के ऊपर वायलेशन होती है तो उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास इख्तियारात होंगे कि वो जो ऑर्डिनेंस नया आया है उस ऑर्डिनेंस के तहत इस्तगासा देगा और उन मसाजिद को सील भी किया जा सकता है जहाँ पे वायलेशन होगी कि अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा सोशल डिस्टेंस का, लोगों को जो सेफ्टी मेजर जो है वो अडॉप्ट नहीं कर रहे, वहाँ पे अगर टनल नहीं लगी, डिसइंफेक्शन टनल नहीं लगी या दीगर जो इकदाम हैं वो नहीं किए जाएंगे तो उसके ऊपर उन मसाजिद को सील करने के इख्तियार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के होंगे और उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो पुलिस करवाएगी। दूसरी जानिब देखें कि पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया उसमें 5000 से ज़ायद जो है वो नफरी लगाई गई और उस नफरी में जो वॉलंटियर्स जो हैं उनको भी रखा जा रहा है, क्योंकि हर मस्जिद के बाहर देखें पुलिस एहलकार तो आपने 1-2 पुलिस एहलकार तैनात आपको नजर आएगा तरावी के वक्त भी और उसके बाद जो 5 नमाजें होंगी उनके दौरान भी पुलिस आपको जुम्मे का इज्तिमा भी होगा, उन पे आपको पुलिस तो नजर आएगी। लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, लोगों की तलाशी लेने के लिए, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे वॉलंटियर जो है उनको रखा जाएगा। और अच्छा इरफान, अब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है, आपने इन्फोर्समेंट करानी है, आपने सिक्योरिटी का जो है वो देखना है। मुझे बता दें बाकी शहर की सिक्योरिटी के लिए भी कुछ किया गया है इस तमाम प्लान में? ना देखें बाकी सिक्योरिटी तो है वो पहले भी जब आप देखें कि कोई भी इश्यूज आते हैं तो उसमें पुलिस को हर तरफ जो है वो घसीट लिया जाता है। को अब देखें कोरोना आया तो उसमें पुलिस को हर जगह पे नाकों पे लगा दिया गया। बाकी शहर का क्या बना, उसमें लोगों को लूटमार इस लॉकडाउन के दौरान देखें, लॉकडाउन के दौरान लोग कहते थे कि शायद हर जगह पे 229 नाके हैं, नाकाबंदी की गई है, बाहर पुलिस है, लेकिन उससे शायद जो वारदातें कम हुई हो, गली मोहल्लों में वारदातें बड़ी हैं और इसमें मजीद जो है वो बढ़ने का अंदेशा भी है। आगे देखें माह रमजान आ रहा है, 31 दिन आपने लॉकडाउन में देखे जब लोगों के कारोबार बंद रहे और जो क्राइम है इसका डायरेक्टली कंसर्न होता है गुर्बत के साथ, इसका डायरेक्टली कंसर्न होता है फाकों के साथ, बेरोजगारी के साथ। तो ये तमाम सूरत हाल आपने देखनी शुरू कर दी है। उसमें 31 दिन आपने लोगों को लॉकडाउन में रखा, कारोबार बंद रखे, लोगों को जब आप नहीं निकालेंगे, लोगों के लिए वसाइल नहीं होंगे कारोबार के, तो उसके बाद क्राइम रेशो बढ़ेगी। और इसका अंदिया जो दिया वो सरबराह लाहौर पुलिस के CCPO जुल्फकार हमीद, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हमें उम्मीद है कि क्राइम रेशो बढ़ सकती है, इसके लिए इकदाम किए जाएंगे। लेकिन बात वही है कि जब एक चीज़ जब कुछ शुरू होती है तो हर जगह के अंदर पुलिस को जो है वो एडजस्ट किया जाता है, पुलिस से हर चीज़ करवाने की कोशिश की जाती है और यही हमें सूरत हाल साबका दौरे हुकूमत में भी नजर आता था, यहाँ पे भी अब यही सूरत हाल है। अगर आटा चीनी की लाइनें सीधी, मैं वही कहने वाली थी, कहीं राशन तकसीम हो रहा है, आपने पुलिस की ड्यूटियां लगा दी हैं, कहीं पर आप हुकूमत की जानिब से जो खिदमत मराकज बनाए गए जहाँ पे पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर आपने पुलिस की ड्यूटी लगा दी, तो फिर पुलिस का जो असल काम है वो नहीं होगा और फिर लोग सफर करेंगे। बिल्कुल और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप हर जगह पे जब पुलिस को शामिल कर लेते हैं तो बाकी डिपार्टमेंट जो हैं वो किस लिए रखे हैं आपने? आपके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आपके पास लोकल बॉडी का एक पूरा एक जो सेटअप है, पूरी पाकिस्तान के अंदर सबसे मजबूत जो सेटअप है वो आपके पास MCL है। आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते? अगर यूटिलाइज करते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं? अगर जिम्मेदारी है उनके ऊपर तो उसके ऊपर आप उनके ऊपर उनसे पूछ पड़तीत क्यों नहीं करते, उनसे हिसाब क्यों नहीं मांगा जाता कि आपकी कारकर्दगी क्या थी? ये सारा कुछ आ जाता है पुलिस के ऊपर डाल दी जाए कि पुलिस वहां पे जाके ये करे, पुलिस जाके वहां पे कंट्रोल करे, पुलिस जाके लाइनें सीधी करवाए। जब पुलिस इस तरह के काम करेगी तो डेफिनेटली जो उनका काम है वो मुतासिर होगा, फिर आपको नताइज भी वो नहीं मिलेंगे। बिल्कुल वो नताइज नहीं मिलेंगे और लोग जो है वो लूटमार का शिकार होंगे। और हमें रमजान में भी खदशा है कि माह रमजान में ये डकैती चोरी की वारदातें जो हैं वो बढ़ेंगी और इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को जहाँ पे ये इन्फोर्समेंट की ड्यूटीज करनी पड़ेंगी वहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज के लिए पुलिस को इसके ऊपर भी इकदाम करने पड़ेंगे, तो फिर जाके इसके ऊपर कोई कमी कंट्रोल किया जा सकता है इसको। ठीक है इरफान, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ नैब में फिर पेश नहीं हुए हैं। सवालात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछ सकते हैं, तहरीरी जवाब 4 मई को दोबारा तलब किया गया है। इरफान, क्या कहेंगे आप? ना देखिए, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि नैब की तरफ से जो बुलाया जा रहा है शहबाज शरीफ को, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी तबीयत नासाज है, उनकी एज ज़्यादा है, कुव्वत मुदाफ़त उनमें कम है, तो इस वजह से वो वहाँ पे नहीं जा सकते। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का खौफ है और यही खौफ जो है उनको भी है, लेकिन एक तरफ आपको ये भी देखना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं ये लंदन से वापस इसलिए आए थे कि जो उन्होंने कहा था कि मुल्क के अंदर कोरोना फैल रहा है और उसमें जो जाके अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी, और आते ही उन्होंने बड़ी एक्टिविटी भी हमें दिखाई। यहाँ पे उन्होंने अपने वर्कर के साथ मुलाकातें की स्काइप के ऊपर, लेकिन ये बात ये है कि वीडियो लिंक के जरिए ही वो मुलाकातें करते रहे, और अब शायद चाह रहे हैं कि नैब से जो मुलाकात हो वो भी वीडियो लिंक पे हो। इसके लिए उन्होंने अपना स्काइप जो एड्रेस है वो भी नैब को दिया है, लेकिन नैब जो कह रही है कि वो पर्सनली वहाँ पे आए, क्योंकि नैब कानून के मुताबिक जो है वो किसी भी अगर शख्स को उन्होंने इंटेरोगेट करना है तो उसका ये उनके पास कानून में कोई जरिया नहीं है कि वो जरिया फ़ोन या किसी मवासलाती जरिए के जरिए उसके साथ इंटेरोगेट कर सके। लेकिन दूसरी जानिब जो, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो माहौल जो है वो बदल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर चीजें तब्दील हो रही हैं, हालात के पेश नज़र, तो ये चीजें जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इन चीजों को अडॉप्ट किया जाए। देखें, जैसे कहीं हमने केसेस ऐसे देखे अदालत की तरफ से स्काइप के जरिए उनकी जो ट्रायल किया गया उसके ऊपर जो सोशल मीडिया के जरिए उसका जो है वो मुवासलाती राब्ता करके उन लोगों के साथ इंटेरोगेट किया गया, ट्रायल किए गए। तो यहाँ पे तो ये इंटेरोगेट करना है, अभी ट्रायल तो बहुत दूर की चीजें हैं, अभी तो इंटेरोगेट करना है। आपने कुछ चीजें चाहिए तो वो देखिए ईमेल की जा सकती हैं, जो व्हाट्सएप की जा सकती हैं, या उसके साथ साथ आप जो दीगर जो डाक के जरिए उन चीज़ों को भिजवाया जा सकता है। तो ये चीज़ें अब चेंज करने की ज़रूरत है कि हम अगर कहें कि वो हमें रवायती तरीके से ही तफ्तीश करनी है, मुलज़म जो है वो हमारे सामने बैठा हो और उससे हम पूछ रहे हो, तो ये चीज़ें अब चेंज करने की ज़रूरत है। एक तरफ नैब का मौक़िफ़ भी ठीक है, लेकिन नैब के मौक़िफ़ में अब तब्दीली की भी ज़रूरत है। जैसे हर तरफ जो है वो तब्दील हो रहा है, और अगर हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं तो आसानियां पैदा की जा रही हैं, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में करनी चाहिए। और अब 4 मई को दोबारा तलब किया गया है। अब देखें कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ पे अब दोबारा भी जाते हैं या दोबारा पेश होते हैं, नहीं होते, और अगर दोबारा पेश नहीं होते तो नैब की जानिब से अगली हिकमत अमली क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, एक अच्छी चीज़, ज़बरदस्त चीज़ जिसको ज़रूर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कल हमने देखा कि KFC के कंट्री हेड की जानिब से सिटी 42 का दौरा किया गया और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें खाना भी तकसीम किया गया। बिलाशुबा ये मुश्किल वक्त में ये जो ताउन है ना, जब हम देखते हैं कि लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं और एक अच्छा जेस्चर जाता है कि ये वो लोग हैं, सहाफ़ी वो लोग हैं जो कि बाहर फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, तो इनका भी ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, ये बात ठीक है। और एक दूसरा देखें ना, ये भी तो एक चीज़ है कि तमाम होटल्स बंद हैं, सिर्फ टेक अवे चल रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें वाकई जो है वो मुश्किल पेश आती है कि जब दोपहर के वक्त आपने खाना खाना हो तो आपको पता चले कि तमाम होटल बंद है, ये सिर्फ आप टेक अवे कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लाइटर टोन में इसकी बात करें कि KFC की तरफ से ये इकदाम किए गए, यहाँ का विजिट किया गया, तो मैं इसमें ये भी एक जिक्र करना चाहूँगा कि KFC की तरफ से जहाँ पे साफ़ी कम्युनिटी को अकोमोडेट किया जा रहा है, वहीं पे उनकी जानिब से शहर में जो हमें जो नजर आए हॉस्पिटल्स, पुलिस, जो फ्रंट लाइन पे लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी इनकी तरफ से जो है वो खाने का फराहमी जो है वो हमें देखने में आया, और ये बड़ा अच्छा जेस्टर है कि लोगों के अंदर वो जज्बा मौजूद है। अभी भी आप अगर सड़क के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जो नाके नजर आते हैं, उन नाकों पे अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको पानी की बोतल जो है वो नजर आती हैं, वहाँ पे आपको खाने के बैग्स नजर आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो ऐसे ही लोग जो हैं दर्द दिल रखने जो लोग एहसास करते हैं कि लोग सड़कों के ऊपर हमारे लिए खड़े हैं, वो लोग हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं ताकि हम महफूज रहें, उन लोगों का ख्याल करते हुए जो इस तरह के लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर हम लाहौर की बात करें, यहाँ पे तो ऐसा जज्बा ही बहुत है, बहुत ज़्यादा। और अब हमने देखा ये पिछले महीने के दौरान जिस तरह से लोगों ने हेल्प की है, मुखय्यर हजरात ने अपना किरदार अदा किया है, बिलाशुबा ये चीज़ें काबिल तहसीन हैं और इसको मज़ीद बढ़ना चाहिए। इसी जज्बे की ज़रूरत होती है किसी भी मुश्किल वक्त में, जो हम देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है।
आप न्यूज हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ये हालिया सूरत हाल के पेश नज़र हम हर रोज़ बात करते हैं कि दिहाड़ीदार कहाँ जाएं, हम हर रोज़ बात करते हैं कि मजदूर कहाँ जाएं, हम हर रोज़ बात करते हैं नौकरी पेशा लोग क्या करें जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं। अनफॉर्चुनेटली ये लोग वो हैं जो कि इन मसाइल की वजह से कहीं ना कहीं ज़हनी दबाव का शिकार भी होते चले जा रहे हैं, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर हर कोई इनकी बात कर रहा है। इसके अलावा भी कोई है जिनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनके मसाइल पर बात नहीं की जा रही। वो है मालिकान, जिन्होंने बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज़ को भी देखना है, जो बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे खुश कोई नहीं नज़र आ रहा। आखिर ऐसा क्यों है? ये कैसे बिहेवियर हैं कि आपके मालिकान अगर आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपके लिए राशन का इंतजाम कर रहे हैं, आपकी सैलरीज भी अरेंज कर रहे हैं, फिर इस माह मुबारक में उन्होंने आपके साथ साथ आपकी फैमिलीज का ख्याल भी रखना है, लेकिन आपसे खुश तब भी कोई नजर नहीं आ रहा। इसमें इन हालात में मालिकान क्या करें? ऑब्वियसली वो भी ज़हनी दबाव का शिकार होते चले जाएंगे। तो ये रवैये हैं जिनको हमने मिलजुल कर बदलना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। ये जो एक नेगेटिविटी है ना, ये हर चीज़ का खात्मा कर देती है और इंसान इस तराब का शिकार होता चला जाता है। आपके पास जितना कुछ आता जाता है, अगर आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे, ना शुक्र होते जाएंगे, तो कभी भी आप अल्लाह ताला की नेमतें उस तरह से हासिल नहीं कर सकेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ये मेरी सारी गुफ्तगू आपने सुनी, अब मैं हालात से इस कदर परेशान हूँ और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आती है वो है नाशुक्री। क्यों हम इतने नाशुक्रे हैं? अच्छा देखिए, मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि मालकान के साथ क्या बीत रही है। एक तो मैं गारंटी से कहता हूँ, क्रेडिट सिटी 42 को आपको हम सबको जाता है, ये पहला प्रोग्राम है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है जो मालकान के लिए बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी तक मैंने एक भी टीवी प्रोग्राम, और मुझसे कई दोस्तों ने गिले भी किए, जो सीईओज थे, कई ग्रुप के हेड्स थे, डायरेक्टर्स थे, मालकान थे, उन्होंने कहा शाह साहब साड़ी को गाली नहीं करता। मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मजलूम सिर्फ माड़े तबके को समझा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। एम्प्लॉय को मजलूम समझा जाता है। वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि एक बंदा जो सबको लेकर चल रहा है वो भी मजलूम हो सकता है। एक सबके सब जहन में रख लीजिए कि जो बंदा जितना फैला है उसकी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही। स्ट्रेस भी उतनी ज्यादा, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा और उसकी जवाबदेही भी उतनी ज्यादा है। बिल्कुल। आपने बिल देने हैं एक मुलाजिम ने 2, 3, 4, जिसके पास 1000, 2000, 3000 बंदा काम कर रहा है, जिसके 50 आउटलेट है, जिसकी फैक्ट्री में कुछ 1000 एम्प्लॉय हैं, जिसके रेंट भी हैं, जिसके टैक्स भी हैं, जिसकी तनख्वाहें भी हैं, जिसका बिजली का बिल भी है, जिसके कितने ओवरहेड, कितने इश्यूज हैं, उसकी जगह आपके सोचें तो आपको रियल मजलूम वो दिखेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब होता क्या, ये तबका यकीनी बात है बात करना चाहता है, इनके नुमाइंदे शायद कहीं बात कर भी रहे हों, अंजुमन ताजरान के सदर बात कर रहे होंगे। अच्छा, वो बात कर रहे हैं कि मशीनरी चलेगी, ये सिस्टम के लिए बड़ा जरूरी है। अगर मशीनरी नहीं चलेगी तो भीख से, इमदाद से मुल्क नहीं चलते। ये हम सबको समझ लेना चाहिए। बिल्कुल। बात यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो सब मालिकान अगर उनकी जगह पे आके सोचा जाए तो कुछ हकायक है बिल्कुल, जिनको हम सबको अभी समझ लेना चाहिए, नहीं तो ये ना समझी हमारे गले पड़ जाएगी, सबके गले पड़ जाएगी। पहला फैक्ट ये कि ये सबका मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी दुनिया का मसला है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। मैंने एक आप ही के साथ प्रोग्राम किया था, मैंने कहा जी ताला है ना वो दुनिया को लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे किसी की दुकान पे ताला नहीं लग गया। बिल्कुल, दुनिया का हर बिजनेस, हर तरह का शोबा मुतासिर हुआ है। अच्छा, एक्सेप्शन है कि अगर हेल्थ का शोबा चल रहा है तो उसकी जरूरत है कोरोना की वजह से। अगर दाल रोटी चल रही है तो वो इंसान की बड़ी बेसिक नीड थी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तमाम चीजें जो बेसिक नीड नहीं थी, वो शॉपिंग थी या वो खाने थे या फूड इंडस्ट्री थी या सो ऑन, बिल्कुल वो नहीं चल रही। और हम कहीं बोलते हैं कि जी यशी, लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी देखिए, ये सारी इंडस्ट्री बड़े लोगों को रोजगार देती है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा फैक्ट ये है कि ये क्राइसिस जब इस तबके पे आया है तो इसमें भी दो तरह के लोग, एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने सैलरीज दी हैं। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, एक बड़ा ब्रांड चला रहे हैं, और राना तारिक साहब, राना साहब ने मुझे कॉल की, उन्होंने एक बड़ा जज्बाती वाकया बताया। उन्होंने कहा जब मैंने 20 तारीख को पिछले माह की अपने सारे एम्प्लॉइज को सैलरी दी
तो वो रोने लग पड़े। वो कहते हैं हमें उम्मीद ही नहीं थी। ये भी कहानी है। मेरे एक और दोस्त हैं शर्जील अकबर, उन्होंने 26 को सैलरी दी, उनका एक ब्रांड है। उन्होंने जब सैलरी दी तो शाम को उनकी वालदा ने कहा बेटा मैं नाराज हूं, तुमने सिर्फ सैलरी क्यों दी, तुम्हें कुछ और मदद भी करनी चाहिए थी। और अल्लाह के बंदो, इसमें बड़े बड़े नेक लोग हैं, बड़े बड़े जेंटलमैन हैं, ये सबको एक ही जगह पे तोल देना। लेकिन अब आपने बात की बड़े नेक लोग हैं, बड़े जेंटलमैन। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने मेंशन किए हैं कि वो लोग क्या करें जिनकी जिम्मेदारियां इतनी इतनी बड़ी हैं, वो कहाँ पर जाएं। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, जो हमारे एम्प्लॉयज़ में ना शुक्री है ना, वो किस तरह से हम ख़त्म करेंगे? अच्छा देखिए, ये अगर आप में से मुझे कोई भी सुन रहा है, एक दुकानदार सुन रहा है जिसके पास एक छोटा मुलाजिम, एक छोटा बच्चा काम करता है, एक शख्स है जिसके पास सिर्फ एक टी बॉय, एक शख्स है जिसके पास सिर्फ एक सामान उठा के रखने वाला कहीं पर, लोडर, एक लोडिंग अनलोडिंग वाला बच्चा, मैं यकीन से कहूंगा आप दुनिया को कभी खुश नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोगों की आप तनख्वाह बढ़ा दें, आप उनको लाख फायदे दे दें, आप उनको लाख आसानियां दे दें, ये याद रखिए इंसान बुनियादी तौर पे है ना शुक्रा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें फिर आटे में नमक ये समझ जाते हैं कि यार ये मेहरबानी है। बड़ी दुनिया किए गए एहसान को और आसानी को अपना हक समझती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग अल्लाह के ना शुक्रे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ एक मैं आपको अपना पर्सनल यहाँ पर एक्सपीरियंस बताऊँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने इर्द गिर्द ही ये चीज़ ऑब्जर्व की। आपकी कोई हेल्प कर रहा है, आपको कोई राशन दे रहा है, जिस सूरत में भी आपकी हेल्प की जा रही है, आपने 1000 एम्प्लॉयज़ को मालिकान ने अगर फैसिलिटेट करना है, वो राशन की सूरत में किया है, उस पर अगर अब इंतहाई दिल दुखता है अगर कोई ये कह दे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा राइट था, ये कर भी दिया है तो ये बहुत कम था, इससे बहुत ज़्यादा के हकदार हम हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अल्लाह ताला हमेशा ये कहता है कि जब आप अपने से नीचे देखेंगे ना तो आप मेरा शुक्र अदा करेंगे। ये चीज़ें हमें बिल्कुल याद नहीं है। हम हर सूरत जो है वो तनकीद, नेगेटिविटी, इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये तमाम जो मनफी रुख दिखाया जाता है और दुनिया भी कहीं आदी है मनफी सुनने और देखने की, हमें कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है। बिल्कुल जब आपको इस तबके में अच्छा करने वाले मिलेंगे तो बड़ी दुनिया खैरात बड़ी कर रही है, बड़ी दुनिया हेल्प कर रही है। अच्छा, अब कुछ हकायक और भी मैं इसमें ऐड करूंगा। देखिए, हमें मानना पड़ेगा कि ये वो तबका था, यहाँ दुनिया में तमाम सीईओज, मालकान, इन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कोरोना आएगा, ये क्राइसिस शुरू होगा। हम में से किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था। एक क्राइसिस आया, इस क्राइसिस ने दुनिया की हर इंडस्ट्री को डैमेज किया। आने वाला वक्त बड़ा बदलने वाला है, इसके लिए तैयार होना बड़ा जरूरी है। देखिए, ऑनलाइन आपकी सेल बढ़ेगी, आप किसी चीज को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ये बढ़ेगा, और जब भी आप ऑनलाइन आप डिजिटल चीजों को इस्तेमाल करते हैं आपको ह्यूमन रिसोर्स की कम जरूरत पड़ेगी। एक कंप्यूटर जो है वो मुमकिन और इस वक्त में ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरह हुआ जा रहा है, चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मेरा मानना ये है कि कोई भी सीईओ, कोई भी इदारे का हेड जिसका बिजनेस कम हुआ है, जिसको हिट एक मिली है, जिसको डेंट पड़ा है उसके बिजनेस पे, उसको बंदे निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब बंदे रखेगा वो कौन से, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, को खुदा तरसी को 2-3-4 माह कर सकता है, लेकिन किसी के पास भी इतना बजट नहीं होता कि वो खुदा तरसी के साथ बिजनेस चलाए। बिजनेस एथिक्स और रूल से चलते हैं, असूल और जाब्तों से चलते हैं। उसमें खुदा खौफी की जा सकती है, लेकिन असूल जाब्ता ना हो तो बिजनेस मार्केट खत्म हो जाती है सारी की सारी। अल्टीमेट आने वाले दिनों में लोग निकलेंगे, निकाले जाएंगे, बचेगा कौन, रहेगा कौन, ये अब 3 निशानी है उसकी, जो बड़ा जरूरी है किसी भी सिस्टम के लिए। वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। नंबर 2, बचेगा वो जो खुद पार्टिसिपेट करता है, जो मनवाता है बॉस के सामने, मार्केट में अपने आप को मनवाता है कि मेरी जरूरत है, मैं विलिंग हूं। तीसरा, एक बात याद रखिएगा, ये जो टाइम 1-1.5 माह का गुजरा है ना, हर सीईओ इस वक्त में चुप करके अपने एम्प्लॉइज को देख रहा था। वो गांव बैठे थे, वो घर में थे, वो राब्ते में नहीं थे, उनके फोन ऑन थे या ऑन नहीं थे। इंसानी जिबिल्लत और फितरत है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता है कि मैंने अपना रोल प्ले किया है, ये क्या कर रहे हैं, ये एज ग्रांटेड तो नहीं ले रहे, ये इसको अपना हक तो नहीं समझने लग पड़े। ये इन्होंने, आपको बड़ी मजे की एक और बात बताऊं, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ ना तो बड़ों ने खुशियां मनाई हैं, छुट्टियां हो गई। बिल्कुल ऐसे शुरू में ये छुट्टियां थी, शुरू में ये था कि चले हमारी जान छूटी काम से, ये जरा काम तो बंद हुए हैं। ये अब जाके पता लगा कि हकायक बड़े भयानक हैं और बड़े सख्त हकायक हैं। तो इस वक्त में आप अगर अपने पिछले 1 माह की वर्किंग अटैचमेंट, कम्युनिकेशन आपने रखी, राब्ता रखा,
सपोर्ट किया, मॉरली साथ दिया, एक साथ बॉस दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कोई राब्ता रखा, आपने देखा कि वो उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपने देखा सर हम आपके साथ खड़े हैं, आपने चंद कॉलें करके पूछा सर को मेरी जरूरत है तो मुझे बताएं। अगर आपने ये जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं की तो सर अगर तीनों टिक 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 हो गया तो बंदा गया, बिल्कुल बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पॉइंट्स ज्यादा हैं, आप जरूरत भी हैं, आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर भी हैं, और मॉरली भी आपने अपनी जरूरत को साबित किया कि मैं आपके साथ हूं, तो फिर आप जाते नहीं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अच्छा पूरी दुनिया घरों में बैठी है, हम घर में बैठ जाएंगे तो क्या है, हम अपना काम नहीं करेंगे तो क्या है। फिर एक वो जो खौफ लोगों ने अपने ऊपर तारी कर लिया कि इससे जान चली जाएगी, लोगों को ये भी बहाना मिल गया कि भाई हम अपनी जान कमाना तो हमने सारी जिंदगी है, काम तो हमने सारी जिंदगी करना है, क्या कोई निकाल देगा। ये रवैये जो है ना, ये हमारे रवैये, ये हमें जिम्मेदारियां हमारी भुला देते हैं। हमें ये भुला देते हैं कि हमने इस वक्त से निकल के बाहर भी आना है। गैर जिम्मेदारी तो है ही। मैं बीइंग अ ट्रेनर एक ओपिनियन देना चाहूँ, कहीं ना कहीं मुझे बुलाया जाता है इदारों में, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इनमें कमिटमेंट पैदा करें। अच्छा, ये ऑन नहीं करते, ये काम को अपना नहीं काम समझते। ये वो वक्त था जिसमें आप साबित कर सकते थे कि हम ऑन करते हैं। ये वो वक्त था जिसमें आप साबित कर सकते हैं मेरा कमिटमेंट है। बिल्कुल। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, इस सारी सिचुएशन में लोग एक्सपोज हो गए। अच्छा बंदा भी एक्सपोज हुआ है, उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ना उम्मीदी फैलाने वालों ने और फैलाई है। उम्मीद फैलाने, मुझे मौका मिला है, जितने टीवी प्रोग्राम मैंने इस एक माह में किए हैं या वीडियोस किए हैं, मुझे याद पड़ता है मैंने अगर कुछ ऐसी बात भी किया, आपने कहा नहीं आपको ये वाला सेगमेंट क्यों नजर पॉजिटिव भी देखना चाहिए। तो इस वक्त में हर बंदे का ईमान छुपा हुआ निकल आया, बेईमानी निकल आई, मुनाफिकत निकल आई, हसद निकल आया। लोग घरों के रहने के आदी नहीं थे, क्लैश होने शुरू, जो आदी थे उनके घर और मजबूत हो गए। आपको ये भी बताऊं, इस वक्त में जो एम्प्लॉइज हैं वो भी कहीं एक्सपोज हुए हैं। अगर हम कह रहे हैं बॉस एक्सपोज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी एक्सपोज हुए हैं, और उनका एक्सपोज होना बड़ी जगह वाजे है कि कई लोगों ने राब्ते ही नहीं किए। सच्ची बात बताऊं, कई लोगों ने राब्ते नहीं की, कई लोगों ने छुट्टियां मनाई हैं, कई लोगों ने कई ऐसे सीईओज हैं जिन्होंने कहा जी हमने महीने का ऑडिट किया, एचआर ऑडिट करवाया, इस बंदे ने या इस बीबी ने किया क्या, पता लगा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ दिन गुजारे और वो इंतजार कर रही थी जी वक्त हालात ठीक होंगे, और जो असाइनमेंट्स दी हुए हैं, और इस सब के बाद आप अपना हक समझते हैं कि आपको तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए, आपकी नौकरी बची रहे। जब आप घर में बैठ के मौजे कर रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को महफूज ना रखें, तो खुदारा वो लोग भी हैं जो कि जा रहे हैं, जो अपने काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां क्या जरूरी नहीं है, हम ये क्यों नहीं समझते हैं। हमारे इस माशरे में जो मालकान हैं, सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको एथिक्स सिखाने की बड़ी बात होती है, ये जी अच्छे बन जाए। अल्लाह के बंदो, जो नौकरी कर रहा है उसके भी कुछ असूल ज़ाब्ते, उसका भी कोई इखलाकी म्यार होना चाहिए, उसकी भी कोई वफादारी होनी चाहिए, उसका भी कोई कमिटमेंट होना चाहिए, उसकी भी कोई ट्रांसपेरेंसी है, उसकी भी कोई प्राइवेसी है। अगर वो सब चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखता, वो एक अच्छा बंदा नहीं है, वो एक अच्छा मुलाजिम नहीं है। एक अच्छा मुलाजिम होना बड़ी शान की बात है। ये भी बता दूं, इस माशरे में बड़ी दुनिया ऐसी है जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपने सही, काबिल है, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बड़ी दुनिया ऐसी है जो ट्रस्ट वर्दी है लेकिन काबिल नहीं है। तो ये ऐसे लोगों की शदीद जरूरत है जिनका माइंडसेट और जिनका स्किल सेट दोनों अच्छा है, और उनको इदारों को इस वक्त उनकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें रिलेट करना चाहूंगी हमारे अपने लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं। अब हमारे यहाँ जो मुलाजमीन हैं जिनको हमने अपने घरों में मेड रखी हैं, काम के लिए रखा है, हमारे माली भी आते हैं, हमारे गेट कीपर, गली में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। अब हमने इन सब लोगों को कहीं ना कहीं इनकी मदद भी करनी है, इनको माह मुबारक में राशन भी हमने देना है। फिर हम ये देख रहे हैं हम खुद मुश्किलात का शिकार भी हैं, उसी तरह से बिजनेस लोगों के नहीं चल रहे हैं, दुकानें लोगों की बंद पड़ी हैं, लेकिन उन्होंने उनको राशन भी देना है, उनको उनकी मंथली सैलरी भी देनी है, फिर उनके बच्चों के लिए ईद के करीब वो भी तैयारी करनी है। उसके बावजूद हम लोगों के रवैये ये देखते हैं कि मुलाजमीन जो हैं वो आपस में ये बातें करते नजर आते हैं कि इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका अपना कौन सा खाना पीना कम हुआ है, इनके अपने कौन से लाइफस्टाइल खत्म हुए हैं, इनके अपने कौन से आने जाने खत्म हुए हैं। ये चीजें फिर जो है ना हौसला शिकनी करती हैं। आपका दिल नहीं करता आप किसी की मदद करें? बिल्कुल सही। आप ये देखें कि मदद आप दरअसल अल्लाह के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, अब बंदों के लिए नहीं कर रहे। ये पहले हमें अपना कॉन्सेप्ट ठीक कर लेना चाहिए। आप में से सुनने वाला कोई बंदा जिसको ये उम्मीद है कि अजर बंदा दे सकता है या रिटर्न बंदा कर सकता है, वो डिस्टर्ब रहेगा, डिप्रेस रहेगा, डिसअपॉइंटेड रहेगा। अजर अल्लाह देता है, और अल्लाह के पास अजर देने की कई शक्लें हैं। वो सुकून कल्ब की शक्ल में दे सकता है, नेक औलाद की शक्ल में, अपॉर्चुनिटीज की शक्ल में, ईमान की पुख्तगी की शक्ल में, नए मौके की शक्ल में, माल बढ़ के कहीं आ जाएगा, आसानी किसी और वक्त में, बला टल जाएगी।
अल्लाह के पास अजर देने की कई शक्लें। सो हमारा ईमान होना चाहिए। देखिए हुक्म क्या है, एक हाथ ने दिया दूसरे हाथ को खबर ना हो। बिल्कुल सही कहा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का बड़ा अच्छा जुमला है, आप फरमाते हैं बेहतरीन नेकी वो है जिस पे तुम करो उसको शुक्रिया अदा करने का शऊर भी ना हो, यानी रिटर्न ही ना कर सके। इसका मतलब है 100% उसका रिटर्न अल्लाह ने करना है। तो मेरा ख्याल है जिसको नेकी करनी है उसको नेकी किसी का चेहरा, मुंह, एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देख के नहीं करनी चाहिए, उसको अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। सही। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, ये तो आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि अल्लाह की रजा। अब हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है, लोग ये नहीं करते हैं। लोग जिस हाल में अल्लाह ताला ने रखा है उस पर खुश नहीं होते हैं। किस तरह से हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि जो हमारे पास है उस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हम बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। ये एक आदत बना लेनी चाहिए, ये चीज़ हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। आप देखें एक माह में लोगों ने जंक फूड नहीं खाया, चलता रहा निज़ाम। हाँ। माह लोगों ने होटल नहीं गए, चलता रहा निज़ाम। शॉपिंग नहीं की, चलता रहा निज़ाम। आप घर में रहे, चलता रहा निज़ाम। 2-3 टाइम पकाया खाया, चलता। खर्चे कहीं कम हो गए, आपके बड़े खर्चे कम हो गए। मैंने गिना मेरे खर्चे कम हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। चैरिटी करने के बावजूद बिल्स हैं, पेट्रोल है, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, खर्चे कम हो गए। मेरा मानना यह है कि आप अगर सादा जिंदगी को कबूल कर लें, ये कोरोना का क्राइसिस और लॉकडाउन कभी तो खत्म इंशाल्लाह होना है, इंशाल्लाह। इससे कुछ अच्छा लेकर जो चलता चलेगा वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो इसके बाद दोबारा वैसा ही हो जाएगा जैसा कोरोना से पहले था, उसकी जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं आया। और मैं कहता हूं कोरोना भी उसकी जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं ला सका। आप इन दिनों में सांस लंबे लंबे लें, क्यों? ऐसी ऑक्सीजन दोबारा नहीं मिलनी। कहा जाता है कि ऐसी ऑक्सीजन शायद 100 साल पहले थी। बिल्कुल। एक दिन में 3.5 लाख फ्लाइट उड़ती थी। बिल्कुल ऐसे। ये चंद दिन पहले सारी फ्लाइटें बैठ की, एयर पोल्यूशन खत्म हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सूरज अच्छा दिख रहा है, बादल निकले हुए हैं। ये सारी जो आसानियां आपको मिली हैं, खुदारा इनका शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। रब आपको आपकी औकात से ज्यादा देता है। रहमत की तारीफ ये है, रहमत का मतलब ये है कि आपका हक नहीं था, आपको मिल गया। जिसको भी ये लगता है मेरा हक नहीं था और मुझे कुछ मिला है, वो खुश है। जिसको भी लगता नहीं जी मेरा हक तो ज्यादा था, उसको जो मिला है वो रोता धोता रहेगा। और हर रोने धोने वाला बंदा, नुकता बता रहा हूं, वो पहले ना शुक्रा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब ये चीज़ हम देखते हैं कि हम अक्सर ये शिकायतें करते नजर आते हैं कि आजकल के हालात की वजह से ये जो हमारे बच्चे हैं इनकी तरबियत अच्छी नहीं हो रही है। बच्चे जो हैं इधर उधर से ये चीज़ें सीख रहे हैं, ये चीज़ें सीख रहे हैं। हम ये क्यों नहीं नोटिस करते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है? क्योंकि बच्चों ने तो सबसे ज़्यादा टाइम अपने घर में ही देना है ना। अगर आप बाहर वाले लोगों को, अगर आप फलां रिश्तेदार को, फलां दोस्त को इसका जिम्मेदार ठहरा देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला चल सकते हैं। हमने सिर्फ ये देखना है हम अपने घर से माहौल को कैसा लेके चल रहे हैं। देखिए, इस पे मेरा बड़ा जज्बाती सा स्टेटमेंट है। अल्लाह ना करे किसी को साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की जरूरत पड़ जाए, दवाइयां खानी पड़, जहनी इलाज करवाना पड़ जाए। मैं वालदैन को कहना चाहूंगा, दुनिया में अल्लाह ने वालदैन की कंपनी में शिफा रखी है। अच्छा। दुनिया में बेहतरीन कोच, काउंसलर, कंधा, मोंडा वो अब्बा और अम्मा का होता है। आप अपने बच्चों को अगर सपोर्ट नहीं करते, आप अगर कभी उनके हाथ, मासूम से हाथ नाजुक से पकड़ के नहीं बैठते, आप कभी उनकी तोतली जुबान की कहानी नहीं सुनते, आप कभी उनके साथ गप नहीं लगाते, आप कभी उनके साथ मिट्टी के साथ नहीं खेलते, आप कभी उनके साथ पतंग नहीं उड़ाते, वैसे अलाउ नहीं है लाहौर में, आप कभी उनके साथ सादा सादा काम नहीं करते, यकीन करें उनको जिंदगी के बदतरीन दुश्मन मिलेंगे दोस्तों की शक्ल में। उनको जिंदगी में फिर साइकोलॉजिस्ट ढूंढने पड़ेंगे, उनको कोच ढूंढने पड़ेंगे, उनको साइकेट्रिस्ट ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि गम गुसार बाप से बेहतर कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तकलीफ को खत्म करने के लिए माँ से बड़ी हस्ती कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा बेहतरीन वक्त था इमोशनल अटैचमेंट का। अटैचमेंट की शक्लें है ना, इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट होती है, फिजिकल अटैचमेंट होती है, इमोशनल अटैचमेंट। मैं एक छोटा सा नुस्खा बता के बात को मुकम्मल करूंगा। बाप और बेटी को बड़ा अच्छा दोस्त होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने हर उस लड़की को मजबूत देखा है जिसका बाप उसका बेहतरीन दोस्त था, जो बाप के साथ बात कर सकती थी, शेयरिंग कर सकती थी। मैंने हर उस बच्ची को डिस्टर्ब देखा है। मैं टीचर रहा हूं, 20-22 साल पढ़ाया है। हर उस बेटी को डिस्टर्ब देखा है
जिसको बाप की शफकत और बाप की कंपनी नहीं मिली। मैं माँ को अपनी जगह हम समझता हूँ, लेकिन बेटी के लिए बाप का रोल फादर फिगर होता है। वो एक उस तरह का कामयाब इंसान फिर अपने हस्बैंड को देखना चाहती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ा बेहतरीन वक्त है अपने बच्चों को वक्त देने का। तरबियत कम्युनिकेशन है, तरबियत शफकत है, तरबियत करके दिखाना है, तरबियत नसीहत करना नहीं है। रोल मॉडल बनने का नाम तरबियत है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? इतने मैसेज मुझे एक मैं सेशन से बाहर निकला तो बाहर किसी ने मुझे पूछा कोई चंगी जी गल दसो। मैं कहा जी जड़ा मैं भाषण देता है चंगियां गल्लां नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात आप सबको कहना चाहूंगा, ये जिंदगी बड़ी कीमती है, इसकी कदर कीजिए। इसकी कदर आप कर सकते हैं अगर आप अपनी इज्जत, अपने प्रोफेशन की इज्जत, अपने काम की इज्जत, अपनी इज्जत आप खुद नहीं करते, जमाना आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। बहुत ज़बरदस्त आपने कहा और मेरे ख्याल से यही चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन हम देख रहे हैं कि शहर के सड़कों की रौनकें बहाल होती जा रही हैं। अब रौनकें बहाल तो हो रही हैं लेकिन हम मुश्किल की तरफ भी जा रहे हैं। लॉकडाउन बदस्तूर शहर लाहौर में है, तो आज के लॉकडाउन की सिचुएशन क्या है? आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी आबिद। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन किया गया है। आज लॉकडाउन को एक माह मुकम्मल हो चुका है। अलबत्ता लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से नरमी किए जाने के बाद लाहौर पुलिस की जानिब से भी नाकों को महदूद कर दिया गया। तकरीबन 170 मकामात पर नाका मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया और 25 मकामात पर अभी भी नाकाबंदी की गई, जहाँ पर थानों की नफरी और उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ साथ गाड़ियों में एक से ज़्यादा शख्स जो सवार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये ऑपरेशन के हवाले से कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो नाकाबंदी की गई वहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हुए तकरीबन 6,500 से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलें और रक्शे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और रक्शे जो है उनको बंद कर दिया गया है। अलबत्ता दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर भी 2300 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। इसी तरह गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने वाले 4,500 से ज़ायद अफराद हैं जिनको श्योरिटी बाउंस लिए गए ताकि वो आइंदा दोबारा घरों से गैर ज़रूरी तौर पर नहीं निकलेंगे। DIG ऑपरेशन के हवाले से कहना है कि शहरी घरों में रहकर ही खुद को महफूज बना सकते हैं। अलबत्ता पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई ताकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ठीक है आबिद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और शहर में लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल क्या है आप हमें बता रहे थे। नाज़रीन माह मुबारक की आमद है आज, जैसे कि मरकजी रोयत कमेटी का इजलास भी होगा जिसके बाद फैसला किया जाएगा और इंशाअल्लाह परसों पहला रोज़ा भी होगा। अब बड़ी चीज़ ये है कि लॉकडाउन है और जिम बंद है। आपने माह रमज़ान में हम देखते हैं कि लोग पराठे भी खाते हैं, फिर अफ्तारी के टाइम लाहौरियों का दस्तरखान ना सजा हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, और फिर आपने ज़्यादा भी खाना है लेकिन आपने फिट रहना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रोज़े भी रखें, हम अफ्तारी में ज़्यादा कुछ खाएं भी और हम फिट भी रहें। ये कैसे मुमकिन है ये हम जानेंगे। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है रहमान? अल्हम्दुलिल्लाह। रहमान, मैंने कहा कि जैसे कि रोज़े भी लोगों ने रखने हैं, खाना भी है और फिट भी रहना है, ये चीज़ें सारी मुमकिन हो सकती हैं एक साथ? सब कुछ पॉसिबल है। ये सिर्फ अपने माइंड में आता है कि जी हम ऐसा कर नहीं सकते, माह रमज़ान है। वैसे भी अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमारे अंदर डिटॉक्स सिस्टम है, क्लीनिंग होती है। हम इन चीज़ों को फील करना चाहिए कि हम माह रमज़ान में बल्कि ज़्यादा फिट रह सकते हैं। अब मुझे लोगों के सवाल आते हैं, जी सर हम ट्रेनिंग करेंगे, हम डाइट में, मैंने कहा सब कुछ वैसे ही चलेगा। एक दो दिन आपको लगेगा क्योंकि दो आपके मील हो गए, एक आपका सहर में हो गया, एक आपका इफ्तार में हो गया, और अगर आपने स्नैक्स मील लेना तो वर्कआउट के दौरान आप ले सकते हैं। तो दैट्स इट, आप खुद को फिट रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर साल एक चीज आती है, जी सर हम ये डाइट प्लान करेंगे, हमें ट्रेनिंग कैसी होगी, सब कुछ वही होगा, ऐसा कुछ भी और चेंज कुछ लोग तो ये समझते हैं कि अच्छा आपने रोजे रखने हैं तो रोजा रखना इटसेल्फ जो है गर्मी में तो आपको बिल्कुल ही पानी की कमी हो जाएगी, आपको एक्सरसाइज तो करनी ही नहीं है। आप जो फिटनेस लेवल है, आपको मैं बताऊं कि इंटरमिटेंट डाइट प्लान्स उसको प्रॉपर एक फॉलो करते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो हमें पूरा एक महीना दिया हुआ है माह रमजान का, जिसमें हम खुद को ज्यादा फिट कर सकते हैं, अपने स्टेमिना को, अपने जो क्रेविंग होती है एक्स्ट्रा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रमजान में हमने एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है मैं आपसे जानूंगी ना। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है। रहमान मुझे बताएगा अब हमने रमज़ान में एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है। हमने कल हमारी टीम पहले स्पेशली मैं ये बता दूं रहमान के पास गई, हमने एक्सरसाइजेस वो रिकॉर्ड की हैं। अब इनको रहमान एलेबोरेट करेंगे कि आपने किस टाइम और किस तरह से कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मैं अपनी प्रोड्यूसर साहिबा से कहूँगी स्क्रीन पर वो एक्सरसाइज भी ज़रूर दिखा दें ताकि रहमान जो है हमें उसको एलेबोरेट भी कर सके। जी रहमान। ये परफेक्ट एक्सरसाइज है क्रंचेस के लिए, और इसमें परफेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जब आपने ऊपर
ऊपर साइड पे आना है तो ब्रीथ आउट करना है, और जब आपने डाउन जाना है तो ब्रीथ इन करना है। और इसकी रेपिटेशन जो है मिनिमम 20 रैप्स हों, और डे बाय डे इसको इंक्रीज करते जाएं। और बेस्ट टाइम ये है कि आप तरावियों के बाद कर लें या सहर से पहले वर्कआउट आप कर लें। सही। इसकी रेपिटेशन आपने बढ़ाते जाना डे बाय डे, और ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। उसके बाद ये माउंटेन क्लाइंबिंग है, फुल बॉडी वर्कआउट है। 15 रैप्स ईच साइड, 1 2 3 4, इस तरह आपने फुल बॉडी करना है। एब्डोमिनल को टाइट, चेस्ट को टाइट, शोल्डर आर्म स्टिफ, और देन मूव करना। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज मुझे एक्चुअली मुश्किल लग रही है कि अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए एकदम से पॉसिबल नहीं लेकिन है। उसमें ऐसा होगा कि आप स्लो मोशन में आप चलोगे। ठीक है। स्लो मोशन में हमने चलना है, तो उसमें आप, क्योंकि इसमें तो मैं थोड़ा स्पीड में लगा रहा हूँ, स्लो मोशन में हमने चलना है 15 रैप्स ईच साइड, और इसको इंक्रीज करना है। फुल बॉडी वर्कआउट है। तो इसलिए बेस्ट टाइम ये है कि आप तरावियों के बाद कर लें, सहर से पहले कर लें, और इस वर्कआउट को आप हाई रेपिटेशन में हमने करना। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक है। और अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में आपने अपनी स्पीड स्लो रखी है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डे बाय डे खुद दिल करेगा कि मैं थोड़ी सी और स्पीड में जाऊं और इसकी रेपिटेशन हाई करो। ये वो एक्सरसाइजेस हमने शेयर किए जो बहुत इफेक्टिव हैं और ये आसानी से हर कोई कर सकता है। पुशअप्स मैं देख रही हूं, मेरे ख्याल से ये तो इजी है। नहीं, ये बिगनर्स के लिए। ठीक है। और इसको मेल फीमेल जो है ना बिगनर लेवल पे कर सकते हैं, मोस्टली फीमेल्स नहीं कर सकती, तो इसलिए ये बिगनर्स के लिए, और ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल के लिए जिसको आप कर सकते हैं। बिगनर से जब आप कहते हैं कि जी मैं थोड़ा सा अप लेवल करूं और फुल बॉडी इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। सही। क्योंकि इसमें आपके शोल्डर और चेस्ट और एब्डोमिनल इन्वॉल्व है। सही। अगेन इसकी ड्यूरेशन में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं ना कि अच्छा ये मैं नहीं कर सकता लेकिन अब मैं ये करके दिखाऊंगा, उसके लिए एकदम से भी आप कर लें तो ऑब्वियसली आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। ट्रू, ऐसा ही है, लेकिन उसमें इसलिए हमने पहली फॉर्म दिखाई है कि इसको बिगनर लेवल पे आपने करना है, चाहे उसको 1 वीक लग जाए, क्योंकि आपने अपना बॉडी वेट अपने शोल्डर और आर्म स्ट्रेंथ पे उठाना है। तो उसके लिए बिगनर लेवल चाहे वो 7 दिन पे चला जाए, 7 दिन के बाद इसको आप ट्राई करो फुल बॉडी को अप करने के लिए, चाहे वो 2 रैप्स हो चाहे वो 3 रैप्स हो, डजंट मैटर। सही। आप उसको, क्योंकि डे बाय डे 1 रैप इंक्रीज करते जाओ, लेकिन इसको आप करो। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं, इसमें फुल बॉडी इन्वॉल्व है। जिस तरह अगर आपके डाउन शोल्डर है, चेस्ट डाउन है, फ्लैबी आर्म्स हैं, तो उसके लिए परफेक्शन है। सही। और उसमें परफेक्शन ये कि जब आपने बिल्कुल स्ट्रेट आना है और ये आर्म और शोल्डर स्टिफ होने चाहिए। सही, और सही। एकदम आपने झटका नहीं देना, चाहे आराम से लगाओ, 1 रैप लगे लेकिन परफेक्शन के साथ। परफेक्शन के साथ। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कहूंगी प्रोड्यूसर साहिबा को वो भी इन करें, अपर बॉडी की है और वो भी आपके लिए उतनी ही इफेक्टिव होगी। रहमान आपको बताएंगे। जी रहमान। जी, ये साइड टच आपने करना है। ये मैं बहुत स्लो स्पीड में लगा रहा हूँ बिगनर्स के लिए, ताकि आसानी से पता चल जाए, क्योंकि इसमें लव हैंडल्स, बैक फैट और आपके शोल्डर इन्वॉल्व है। और इसमें अगर आप लेग स्ट्रेट आपने करनी है, इतनी स्ट्रेट करनी है जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। सही। ये नहीं कि अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राइट एंड लेफ्ट आपने ईच रैप साइड आपने काउंट करने 15 रैप्स। इसको आप स्पीड डे बाय डे इंक्रीज करते जाएं। सही। 15 रैप्स ईच साइड और 3 सेट, बिटवीन 1 सेट टू अदर सेट 40 सेकंड टू 1 मिनट जो है ना ब्रेक हो। लेकिन अगर आपने स्टेमिना इंक्रीज करना है तो ये ब्रेक आप कम करते जाओ। अच्छा। इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली वो फिर जब आप यूज्ड टू होते जाएंगे तो आप टाइम जो है उसकी ड्यूरेशन जो है कम करते जाएंगे, जो बीच में आप पॉज ले रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जरूर अपनी प्रोड्यूसर साहिबा से कहूंगी वो भी दिखाएं, ताकि उसके बारे में भी रहमान हमें बता सके, क्योंकि वक्त की हमेशा कमी रहती है, तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी से आपको ज्यादा चीजें बता सकें। क्योंकि ट्रेनिंग करने के बाद हमें मसल रिलैक्सेशन चाहिए, शोल्डर आपके स्टिफ हो जाते हैं, रिब्स आपकी टाइट हो जाती हैं, तो उसकी रिलैक्सेशन के लिए ये वर्कआउट भी है, मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी है। तो उसके लिए ये है कि 15 रैप्स ईच साइड, शोल्डर, आर्म और आपके अपर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। 15 रैप्स ईच साइड, इसको आप एंड पे आप करें, क्लोजिंग वर्कआउट पे आप करें। तो ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बनेगी, इसको आप करें। ये है कि फैट नहीं आएगी, अगर हम खाएंगे ना फैट नहीं आएगी। छोटा सा मैसेज अब आपका मुझे चाहिए। जी, पहला जिस अभी हमने स्टार्ट में बात की कि माह रमज़ान में हमारा टाइम सारा चेंज हो जाता है और बाबरकत महीना भी है, और आपके 2 मील हो जाते हैं जिनको खाने पीने की आदत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आपने फिट रहना है तो आप इसी स्केड्यूल में बड़े इजी आप रहेंगे। 2 मील हैं, आप फिटनेस लवर बने, खुद का ख्याल रखें, क्योंकि एक कोरोना से अगर इम्यूनिटी अगर आपने स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए भी बेहतर ये है कि माह रमज़ान में आप खुद को
अच्छा रखें, वर्कआउट करें, लेकिन वर्कआउट के लिए जो बेस्ट टाइम है वो तरावियों के बाद है और सहर से पहले आप कर सकते हैं। 2 मील आप अच्छे लें, ज़्यादा ऑयली चीज़ों से आप दूर रहें और फैट वाली चीज़ों से आप दूर रहें। सही, थैंक यू सो मच रहमान, आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं और इस पर अगर कोई अमल कर लेगा तो माह रमज़ान में आप बहुत ही फिट रह सकते हैं। ऐसा ही है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। तो आज होने वाला है मरकज़ी रोज़ा हिलाल कमेटी का इजलास, जिसके बाद ऐलान ये किया जाएगा कि कल रोज़ा होगा या नहीं। तो अपनी तैयारी रखें, अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो सर्वसजूद हो जाए ताकि हम इस मुश्किल वक्त से गुजर जाए। हमारे लिए बहुत ही स्पेशल मौका है, बहुत ही अच्छा वक्त है। सिर्फ और सिर्फ अपनी नीयतें साफ करने की ज़रूरत है, जिसके बाद अल्लाह ताला ज़रूर हमारी सुनेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।